नमस्कार दोस्तों। आज हम अपना अगला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजी का, जो कि है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। लेकिन न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स शुरू करने के पहले एक छोटी सी चर्चा हम इस बात पे करना चाहते हैं कि आप किस प्रकार से समझते हैं कि कोई भी वस्तु को या कोई भी जीव जंतु को जब आप देखते हैं, किसी भी पौधे को जब आप देखते हैं, तो आप कैसे समझते हैं कि ये जिंदा है या मृत है, ये जीवित हैं या नहीं है। तो कई सारी चीज़ें आपको नज़र आती हैं। अब जैसे मान लीजिए किसी भी अगर हम जंतु की बात करते हैं तो वो आपको दौड़ते भागते इधर उधर जाते नज़र आ सकते हैं, तो उससे शायद आप ये कह पाएँ कि हाँ, ये जीवित है। लेकिन इधर उधर दौड़ती भागती तो गाड़ियाँ भी हैं, तो गाड़ियों को हम क्यों नहीं कह रहे कि वो जीवित हैं। आप साथ साथ ये कह सकते हैं कि अगर हम किसी जीवित जीव जंतु या पेड़ पौधों की बात कर रहे हैं तो उन्हें हम बढ़ते हुए देखते हैं कि आज जो उनका जो साइज़ होगा, हो सकता है आज से 4 दिन बाद साइज़ बढ़ चुका होगा या आज से 1 साल बाद साइज़ बढ़ चुका होगा। तो आप कह सकते हैं हाँ, गाड़ियों का तो साइज़ नहीं बढ़ रहा, गाड़ियाँ जैसी थी वैसी ही हैं। लेकिन मान लीजिए मैं एक गुब्बारे की बात करूँ, एक बलून की बात करूँ, तो वैसे में आप क्या देखते हैं कि वैसे में आप ये देखेंगे कि गुब्बारे में भी जब हम हवा डालते हैं तो उनका भी जो साइज़ है वो बढ़ जाता है। तो वैसे में क्या हम उन्हें जीवित कह सकते हैं? तो ये सारी बातें हैं जो आपको समझनी है, और इन्हीं के बारे में हम आगे जो कुछ चैप्टर्स आपके आने वाले हैं उनमें हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जब हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं जो भी आप अन्न ग्रहण करते हैं, जो भी आप खाना ग्रहण करते हैं, जिनके कारण आपको एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, जिसके कारण आप सारे क्रियाकलापों को कर पाते हैं। तो आप खाना क्यों खाते हैं? सबसे पहली बात, खाना हम इसलिए खाते हैं क्योंकि उस खाने से आपको ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा प्राप्त होने के कारण आप अपनी जितनी भी डेली एक्टिविटीज़ हैं उनको आप कर पाते हैं। बहुत साधारण सी बात है। तो इसलिए आप अनेक प्रकार के भोजन को खाते हैं। उसी प्रकार से प्लांट्स में भी ऐसा ही होता है। पौधों में भी हम देखते हैं कि एक अलग मैकेनिज़्म होता है जिनके द्वारा वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर बात ये हो रही है कि जितने भी जीवित पशु पक्षी हैं या पेड़ पौधे हैं या इंसान हैं, उनके अंदर कई तरह के लाइफ प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, जिनके कारण हम ये कह पाते हैं कि ये जीवित हैं, और उनके कारण हम ये कह पाते हैं कि दूसरे जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, जो वस्तुएं नज़र आ रही हैं, वो जीवित नहीं हैं। तो कैसे हम डिफाइन कर पाएंगे उसके बारे में ये अगले कुछ चैप्टर्स आपके हैं। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जहाँ तक हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं, आपको सबसे पहले ये जानना है कि 2 प्रकार के न्यूट्रिशन होते हैं। एक जिन्हें हम ऑटोट्रॉफिक कहते हैं, एक जिन्हें हम हेटेरोट्रॉफिक कहते हैं। ऑटोट्रॉफिक उन्हें हम कहते हैं जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, यानी प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं। तो अपना खाना स्वयं बनाने की बात ये नहीं कि आप रसोई घर में चले गए और आपने अपना खाना बनाया, नहीं। अपना खाना स्वयं बनाने का अर्थ ये होता है कि जितने भी रॉ मटेरियल हैं वो आपने खुद ग्रहण किए, और उनके जो प्रोसेसिंग है वो भी आपके अंदर ही हुआ, वो आपके बाहर नहीं हुआ, और आपने उसके मैकेनिज़्म के द्वारा ऊर्जा का संग्रह खुद से कर लिया। तो वो किसी भी जंतु में, किसी भी इंसान में नहीं होता, वो केवल पौधों में होता है। तो वैसे को हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और दूसरा जो प्रकार है जिसमें हम दूसरों के द्वारा बनाए गए खाने के ऊपर निर्भर करते हैं, उन्हें हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो पहले ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच इनऑर्गेनिक मटेरियल सच एज कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड अप टू synthesize organic food by a process known as photosynthesis। 2 शब्द यहाँ पर आ गए, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक हम उन्हें कहते हैं जिनमें केवल कार्बन हो या वो कार्बन से बने हुए हों, साथ में हाइड्रोजन हो सकते हैं। तो इस प्रकार के जो भी कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक कहते हैं। और इनऑर्गेनिक किन्हें कहेंगे? बाकी जितने भी बच गए। कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अन्य कई तरह के एलिमेंट्स हों, उन्हें हम इनऑर्गेनिक कह देंगे। या फिर जितने भी दूसरे एलिमेंट्स हैं जो कि कार्बन को अगर हम अलग छोड़ दें, तो कार्बन के अलावा जितने भी अलग एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स कह सकते हैं। तो जब मैं बात करता हूँ अपना खाना स्वयं बनाने की, जो मैंने एग्जाम्पल आपको दिया रसोई घर में जाके खाना बनाने की, तो रसोई घर में खाना आप कैसे बना रहे हैं? रसोई घर में खाना बनाने के लिए या तो आपने किसी पौधे को लिया है या पौधे के किसी फल को लिया है जो कि ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक का अर्थ क्या हो गया कि वो कार्बन से बना हुआ है। और नहीं,
तो आपने कुछ ऐसा लिया है, जैसे मान लीजिए कि किसी आप चिकन खा रहे हैं या मछली खा रहे हैं, तो वो भी ऑर्गेनिक है क्योंकि वो भी कार्बन से बना हुआ एक जंतु है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जब हम अपना खाना स्वयं बनाने की बात कर रहे हैं, तब हम बात कर रहे हैं पौधे की, जहाँ पर कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को लेकर के उसे ऑर्गेनिक में परिवर्तित किया जा रहा है। और वैसा जो प्रोसेस होता है उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस का अर्थ क्या हुआ? फोटो जहाँ भी शब्द आपको नजर आए, ये लाइट से संबंधित होता है, और सिंथेसिस मतलब मेकिंग समथिंग, कुछ बनाने को हम सिंथेसिस कह सकते हैं। तो जो हरे पौधे होते हैं, हरे पौधे सूर्य की ऊर्जा यानी सूर्य की रोशनी के प्रेजेंस में अपना खाना स्वयं बनाते हैं, इसलिए फोटोसिंथेसिस इसे कहा जाता है। तो ऑर्गेनिजम्स विच यूजेस ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफ। तो इसीलिए हरे पौधों को हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, और इंसानों को या अन्य जंतुओं को हम हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। उन्हें हम हेटेरोट्रॉफ्स कह सकते हैं। तो इसीलिए ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स। तो ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो गया। तो मैकेनिज्म हम समझते हैं कि फोटोसिंथेसिस का होता कैसे है। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सनलाइट, क्लोरोफिल, ये 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। और यहाँ पर से आपके प्रश्न बनते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस टू अकर। तो आंसर आपका होगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, ये 4। Sunlight provides energy, chlorophyll is used to absorb sunlight, carbon dioxide is reduced to carbohydrates, and water is oxidized to release oxygen. तो चारों का क्या होता है ये आपको याद रखना है। सनलाइट क्यों? सनलाइट से हमें ऊर्जा मिलती है। क्लोरोफिल क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल इस सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, यानी इस ऊर्जा को एब्जॉर्ब करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाएगा, जिसे आप एनर्जी के लिए यूज कर पाते हैं। और वाटर क्यों? क्योंकि पानी जो है वो ऑक्सीडाइज होकर के ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 4 आपको याद रखना है। वाटर इज टेकन अप फ्रॉम द सॉइल थ्रू रूट्स। तो यहाँ पर आपको ये भी समझ में आता है कि जड़ों की क्या महत्ता होती है। रूट्स इसलिए हमें चाहिए क्योंकि वो पानी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, नहीं तो वो पानी आता कैसे किसी भी पत्ते में। खाना कहाँ बनता है? फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? ये पत्तों में होता है, लीव्स में होता है। द साइट वेयर द फोटोसिंथेसिस अकर्स इज कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेल है। ऑर्गेनेल के बारे में हमने चर्चा की थी पिछले चैप्टर में अपने। तो एक ऐसा ऑर्गेनेल है जहां पर फोटोसिंथेसिस हो पाता है। दे कंटेन ग्रीन कलर्ड पिगमेंट नोन एज क्लोरोफिल दैट ट्रैप्स सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, जिसके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की। तो ये मैकेनिज्म होता है फोटोसिंथेसिस का। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले जो लाइट है उसका एब्जॉर्प्शन होगा क्लोरोफिल के द्वारा। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी होगी। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी पानी जो है ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में टूट गया। फाइनली रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट में बदल गया कार्बन डाइऑक्साइड। लीव्स कंटेन स्मॉल ओपनिंग्स कॉल्ड एज स्टोमाटा विच हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। एक्सचेंज ऑफ गैसेज मतलब जो आदान प्रदान ऑक्सीजन का हो रहा है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड जिसको अंदर खींच पा रहे हैं ये पत्ते, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। स्टोमाटा इज सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स विच गार्ड द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। तो कितना स्टोमाटा के छिद्र को खुलना है, कितना बंद होना है, वो गार्ड सेल तय करेगा। गार्ड सेल ऑल्सो कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ये जो छोटे छोटे ऑर्गेनेल आपको नज़र आ रहे हैं ये क्लोरोप्लास्ट हैं। स्टोमाटा की जो छिद्र है ये बीच में आप वाइट कलर जो देख पा रहे हैं ये है गार्ड सेल्स, और ये एपिडर्मल, एपिडर्मल मतलब बाहरी परत, और आउटर वॉल। तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो है ये पत्ते के अंदर अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से ये नज़र आएगा। तो हो क्या रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी ये दोनों आपस में मिल रहे हैं सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। तो हम अगर डिफाइन करना चाहें कि फोटोसिंथेसिस क्या है तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन
in the presence of sunlight and chlorophyll can be called as photosynthesis। यानी मैं लिख दे रहा हूं यहां पर conversion of carbon dioxide and water to carbohydrate and oxygen in the presence of sunlight and chlorophyll can be called as photosynthesis। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप ध्यान रखें। आप ये याद रखें कि रॉ मटेरियल क्या है, यानी रिएक्टेंट क्या है, और प्रोडक्ट क्या है, और बीच में इन दोनों को, तो ये दोनों जो है इन्हें हम रिएक्टेंट कह सकते हैं इस रिएक्शन का, इन दोनों को हम इस रिएक्शन का प्रोडक्ट कह सकते हैं, और इन दोनों को हम कह सकते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट एक ऐसा पदार्थ होता है जिसकी ये भूमिका होती है कि वो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदल सके। अगर कैटलिस्ट ना हो तो फिर ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये बात थी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में, जो कि हरे पौधों में होता है। हरे पौधों में क्यों होता है? क्योंकि हरे पौधों में ही क्लोरोप्लास्ट होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है, और इसीलिए ये ग्रीन कलर जो है, ये जो हरा रंग है पत्तियों का, ये इस क्लोरोप्लास्ट के कारण ही आता है। तो इसलिए हरे पौधों में ही हम देखते हैं कि अपना खाना स्वयं बनाने की क्षमता होती है। अब हम बात करते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है ये कई प्रकार के हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो है, जो इंसानों में भी पाया जाता है, वो होता है होलोजोइक। तो होलोजोइक क्या है? होलोजोइक वैसे न्यूट्रिशन को कहते हैं जिसमें कि पहले आप खाना अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं और उसके बाद आपके शरीर के अंदर वो न्यूट्रिएंट जो है वो टूटता है। तो वैसा जो भी न्यूट्रिशन होता है उसे हम होलोजोइक कहते हैं। तो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन वेयर एन ऑर्गेनिज्म टेक्स द होल फूड एंड ब्रेक्स इट इनसाइड द बॉडी। टेक्स इन होल फूड, ब्रेक्स इट इनसाइड द बॉडी, तो वैसे में हम होलोजोइक कहते हैं। तो अमीबा में पाया जाता है, ये ह्यूमंस में पाया जाता है। अमीबा का हमने उदाहरण दिया था, आपको याद होगा कि जहाँ पर हमने ये आपको दिखाया था कि ये जो शेप है ये चेंज होता रहता है अमीबा का, कि जैसे ही खाना आएगा ये इस खाने को चारों ओर से घेर करके अपने शरीर के अंदर कर लेंगे। इस बारे में हमने चर्चा की थी। तो इसीलिए इसे होलोजोइक कह रहे हैं, क्योंकि पहले खाना आपने ग्रहण किया और उसके बाद आपके शरीर के अंदर जाकर के ये टूट रहा है। दूसरा होता है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो ये जो है ये इसका ऑपोजिट है। ऑपोजिट क्यों है? क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम मशरूम की बात करें, जो कि एक तरह का फंजाई ही है। तो जितने भी फंजाई होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है, आप देखेंगे कि जो भी आपका खाना है जो कि धीरे धीरे ख़राब हो रहा है या वो सड़ रहा है, उसका कारण ये होता है कि उसमें इस फंजाई का एक्शन शुरू हो चुका होता है, जिसके कारण जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं वो टूटना शुरू कर जाते हैं, और जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं ये सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस में टूट जाते हैं। और एक बार जब ये सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाते हैं उसके बाद ये ऑर्गेनिज्म इसे ग्रहण करते हैं। तो होलोजोइक में क्या हो रहा था? होलोजोइक में जो भी न्यूट्रिशन है वो पहले आप अंदर खा लेते हैं, उसके बाद आपके शरीर के अंदर ये टूटता है। सैप्रोफिटिक में क्या होता है? सैप्रोफिटिक में पहले ये जो ऑर्गेनिज्म है इसे तोड़ लेते हैं, जब ये तोड़ चुके होते हैं इसे सिंपलर सब्सटेंस में, तो उसके बाद इसे ग्रहण करते हैं। तीसरा जो होता है वो होता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन इज अ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म फीड ऑन लिविंग होस्ट। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे लीच का एग्जाम्पल या बेल, अमर बेल का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। तो अमर बेल पे आप क्या देखते हैं कि अमर बेल किसी एक पेड़ के साथ या पेड़ के चारों तरफ घूम रहा होता है या उससे अपना न्यूट्रिशन ग्रहण कर रहा होता है, तो इसलिए इसे हम पैरासाइट कहते हैं। साथ ही साथ लीच का एग्जाम्पल हमने लिया है क्योंकि लीच दूसरे ऑर्गेनिजम्स या दूसरे जंतुओं के शरीर पर रह करके उनके खून को चूस करके जिंदा रहता है। तो क्योंकि ये दूसरे ऑर्गेनिज्म या दूसरे जंतुओं के ऊपर निर्भर करता है, इसलिए इसे पैरासाइट कहते हैं। तो ध्यान रखें कि होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन और पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ये 3 प्रकार के न्यूट्रिशन होते हैं जो कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहला सकते हैं। तो हम चलते हैं ह्यूमन बींग्स की ओर और हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स के बारे में। और ह्यूमन बींग्स के अंदर जो न्यूट्रिशन होती है, इसकी जो पूरी मैकेनिज्म होती है, इसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। इसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कह सकते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के ये सारे मुख्य भाग होते हैं: माउथ, फेरिंक्स, एसोफेगस, जिसे आप एसोफेगस भी कह सकते हैं,
दोनों स्पेलिंग सही है। स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। तो एक एक करके देखते हैं कि ये जो जितने भी भाग हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, इनकी क्या भूमिका होती है। तो सबसे पहले तो आप इस चित्र को देखें कि ये जो है ये पूरा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। शुरू होता है आपके मुख से यानी माउथ, टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड्स, फेरिंग्स, एपिग्लॉटिस, एसोफेगस, लिवर, स्टमक, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, रेक्टम, एनस। इतने सारे पार्ट्स हैं, लेकिन सारे पार्ट्स की इतनी बड़ी भूमिका नहीं होती है। सबके बारे में हमको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, आपके एग्जाम में भी नहीं पूछा जाएगा। लेकिन कुछ जो प्रमुख हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं माउथ से, यानी कि आपका जो मुख है। एक बात आप ध्यान रखें कि ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो आप पूरे इस पाथवे को देख रहे हैं, इसे आप एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। तो माउथ से लेकर के एनस तक जितने भी भाग हैं, इन्हें हम एलिमेंट्री कैनाल का भाग मानते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुख से। तो मुख में क्या होता है कि आप जो भी खाना ग्रहण करते हैं उसे आप चबाते हैं अपने दांतों की मदद से। दांतों की मदद से चबा करके इसे आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। तो ये जो छोटे छोटे टुकड़े में आपने बांट दिया है खाने को, उससे क्या होता है कि उससे जो सरफेस एरिया है इस खाने के पदार्थ की, वो सरफेस एरिया बढ़ जाती है। तो सरफेस एरिया बढ़ने के कारण ये होता है कि जितने भी अब आगे भाग आएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के, उनके लिए इनके ऊपर एक्ट करना आसान हो जाएगा। तो इसीलिए जो खाना है, आपको बचपन से आपके कहा गया होगा कि खाना को चबा चबा करके खाओ। तो खाना को चबा चबा करके क्यों खाओ? इसलिए क्योंकि खाने को चबाने से इसके सरफेस एरिया को आप बढ़ा देते हैं। सरफेस एरिया के बढ़ने के कारण आप बहुत आसानी से इसे पचा पाएंगे, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी भाग हैं वे बहुत आराम से उनके ऊपर एक्ट कर पाएंगे। तो ये माउथ है, और जो टीथ हैं उनकी भूमिका होती है। टीथ भी 4 प्रकार के होते हैं, जिन्हें आप इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स कहते हैं। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। तो इंसीजर्स होते हैं जो सबसे सामने वाले आपके दांत हैं, वे जो कि बिल्कुल यहाँ पर होते हैं सामने। कैनाइन्स होते हैं जो 2-3 शार्प दांत होते हैं आपके इंसीजर्स के जस्ट पीछे, उन्हें आप कैनाइन्स कहते हैं। प्री मोलर्स होते हैं जो उनके थोड़ा सा पीछे होते हैं, और मोलर्स होते हैं सबसे आखिरी के दांत। तो प्री मोलर्स और मोलर्स आपको खाने को अच्छे से चबाने में मदद करते हैं, और खाने को तोड़ने में इंसीजर्स और कैनाइन्स की भूमिका होती है। अगर बहुत मुश्किल है किसी चीज़ को चबा पाना, तो उसे काटने में कैनाइन्स की मुख्य भूमिका होती है। तो ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। उसके बाद आपको जीभ यानी टंग की भूमिका समझनी है। तो सबसे पहले जो मूवमेंट है खाने का, उसको करने में बहुत आसानी होती है। टेस्ट जो है किसी भी खाने का, वो आपके टंग के कारण, जीभ के कारण आता है। जो सलाइवा है आपके मुंह के अंदर, उसे खाने के साथ मिक्स करने में टंग की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो ये बात होगी टंग की। उसके बाद आप देख सकते हैं कि सलाइवा है और सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। तो सलाइवरी ग्लैंड्स से ही ये सलाइवा जो है, जो खाने के साथ मिल जाता है, वो सलाइवरी ग्लैंड से आता है। सलाइवा की क्या भूमिका होती है? सलाइवा की ये भूमिका होती है कि ये जो स्टार्च है, स्टार्च जो भी खाने में होता है, इसे सिंपल शुगर्स में या कह ले सिंपलर शुगर्स में ये चेंज कर देता है, जिसके कारण आगे जा कर के डाइजेशन आसान हो जाता है। तो ये सलाइवा की भूमिका होती है। इसमें एक तरह का एंजाइम होता है सलाइवा में, जिसे हम सलाइवरी अमाइलेज कहते हैं। ZE या SE दोनों स्पेलिंग आप यूज़ कर सकते हैं। तो सलाइवरी अमाइलेज जो होता है, ये स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद आप फेरिंग्स देख सकते हैं यहाँ पर। तो फेरिंग्स एक तरह से कह लीजिए कि कनेक्शन है, मतलब यहाँ पर आपका मुंह का जो भाग था वो ख़त्म हो गया, और यहाँ से एसोफेगस शुरू हो रहा है। तो इनके बीच का जो कनेक्शन है वो फेरिंग्स कहलाता है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बड़ी सी नली होती है। इस बड़े से नली को हम एसोफेगस कहते हैं। तो एसोफेगस की क्या भूमिका है? एसोफेगस की ये भूमिका है कि जो भी खाना आपने ग्रहण किया, उसे वो स्टमक तक पहुंचाने में मदद करता है। तो इसीलिए एक रिदमिक मूवमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा जो भी खाना है उसे वो नीचे तक पहुंचाने में मदद कर देता है। तो अब आगे देखते हैं कि स्टमक में जब एक बार
खाना चला गया तो वहाँ पे क्या होता है। तो स्टमक के बारे में सबसे पहले ये जानिए कि पार्शियली डाइजेशन में ये हेल्प करता है आपको। किस प्रकार से? जो भी खाना अब एक बार स्टमक में आ गया एसोफेगस से होता हुआ, ये जो खाना है, अब हम ये देखेंगे कि एक बार जैसे ही खाना एंटर करता है स्टमक में, तो स्टमक के जो मस्कुलर वॉल्स होते हैं वो थोड़े से एक्सपैंड कर जाते हैं, जिसके कारण खाना वहाँ पे स्टोर हो पाता है। अब यहाँ पर 3 बहुत प्रमुख चीज़ें होती हैं, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा पेप्सिन और तीसरा म्यूकस। तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं जो कि स्टमक के बाहरी परत के पास होती हैं, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हैं ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस को स्टमक के अंदर डालती हैं। इससे क्या होता है? सबसे पहले ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये एक प्रकार का सॉल्वेंट की तरह काम करता है, और इस सॉल्वेंट के कारण ही ये जो पेप्सिन है ये काम करना शुरू करता है। तो पेप्सिन क्या करेगा? पेप्सिन के बारे में आप ये याद रखें कि पेप्सिन, प्रोटीन्स के डाइजेशन में पेप्सिन हेल्प करता है, और पेप्सिन के काम करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्वेंट होना चारों तरफ बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ चाहिए म्यूकस। म्यूकस क्यों चाहिए? क्योंकि म्यूकस ये जो इनर लाइनिंग्स हैं आपके स्टमक की, इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाता है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप याद करें, एसिड्स एंड बेसिस में हमने पढ़ा था कि यहाँ पर का जो पीएच होता है ये 2 के बराबर होता है, 2-2.5 के आसपास का पीएच होता है। इसका मतलब है कि ये स्ट्रांगली एसिडिक है। तो स्ट्रांगली एसिडिक रहेगा तो हो सकता है कि अगर म्यूकस ना रहे और जो लाइनिंग है चारों तरफ इस स्टमक की, उसको ये प्रोटेक्ट अगर ना कर पाए, तो फिर जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं ये बहुत हद तक इससे प्रभावित हो सकते हैं। तो इस प्रभावित होने से बचाने के लिए म्यूकस की आवश्यकता पड़ती है। तो ये 3 चीज़ें होती हैं यहाँ पर। तो स्टमक के कारण हम ये कह सकते हैं कि पार्शियली डाइजेशन यहाँ पर खाने का हो चुका होता है, जिसके बाद आगे आप ये देखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के ये जो खाना है ये घुस जाता है, और बाकी का जो डाइजेशन है ये यहाँ पर से शुरू होता है। तो अब जो आधा पचा हुआ खाना है स्टमक के बाद वो पहुँच जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है ये आपको याद रखना है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहले हमने यहाँ तक बात ये की थी कि आधा खाना पच चुका है, तो बाकी जो पाचन क्रिया है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होना है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहले आप याद रखें कि 3 जो प्रमुख चीज़ें हैं जो आपके खाने में होती हैं, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट, ये तीनों जो हैं इनका ब्रेकडाउन होगा। तो ये जो प्रोटीन है ये अमीनो एसिड्स में बदल जाते हैं यहाँ पर, फैट जो है ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल जाता है, और कार्बोहाइड्रेट जो है ये ग्लूकोज में बदल जाते हैं। तो ये जो है, इसके बाद हम ये कह सकते हैं एक तरह से कि जो पाचन क्रिया है वो बदल गई। तो इसके बाद हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये जो पाचन क्रिया है ये एक तरह से पूरी हो गई यहाँ पर। लेकिन ये सब होने के पहले एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि स्टमक से जो खाना आया था, जो अधपचा खाना आया था, ये एसिडिक था। एसिडिक क्यों था? क्योंकि वहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में ये ब्रेकडाउन हो रहा था। लेकिन यहाँ पर पैंक्रियास से जो आने वाले पैंक्रियाटिक जूस होते हैं, पैंक्रियास से आने वाले पैंक्रियाटिक जूस होते हैं, ये पैंक्रियाटिक जूस जो होते हैं ये हमेशा अल्कलाइन मीडियम यानी बेसिक मीडियम में ही काम कर सकते हैं। तो बेसिक मीडियम में क्योंकि ये काम करते हैं, अल्कलाइन मीडियम में काम करते हैं, तो उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण काम लिवर करता है। लिवर से बाइल जूस नाम की एक एंजाइम होती है जो आती है, और ये बाइल जूस जो है इस एसिडिक मीडियम को अल्कलाइन मीडियम में परिवर्तित कर देता है। तो बाइल जूस का क्या भूमिका है ये आपको याद रखना है कि बाइल जूस जो है ये एसिडिक मीडियम को अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट कर दे रहा है। इसके साथ साथ जो फैट्स हैं, इस फैट के इमल्सिफिकेशन में भी यूज़ कर रहा है, फैट के ब्रेकडाउन में ये यूज़ आता है। तो इसीलिए बाइल जूस की ये भूमिका है। तो बाइल जूस के कारण ये जो पैंक्रियाटिक जूस हैं, पैंक्रियाटिक जूस क्या होते हैं? इसमें ट्रिप्सिन होता है, इसमें एमाइलेज होता है, और इसमें लाइपेज होता है। क्यों चाहिए हमें ये? लाइपेज जो है वो फैट को तोड़ने में मदद करता है। जहाँ तक बात अमाइलेज की है, तो अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है, और ट्रिप्सिन जो है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को तोड़ने में मदद करता है।
तो ये तीनों मिला करके पैंक्रियाटिक जूस बनते हैं। और ये पैंक्रियाटिक जूस आप याद रखें कि जब तक अल्कलाइन मीडियम ना हो काम नहीं कर सकते, जिसके लिए हमें बाइल जूस की ज़रूरत पड़ती है जो कि लिवर से आता है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है कि जो आधा पचा हुआ खाना था वो अब पूरी तरह से पच जा रहा है। कैसे? क्योंकि प्रोटीन जो है अमीनो एसिड में बदल जाएगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल जाएगा, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाएगा, और इस प्रकार से जो खाना जो आधा पचा हुआ था वो पूरी तरह से पच गया। लेकिन इसके पचने के लिए हमें पैंक्रियाटिक जूस की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें ट्रिप्सिन होता है, एमाइलेज होता है और लाइपेज होता है। लाइपेज फैट को तोड़ने में मदद करेगा, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करेगा और ट्रिप्सिन प्रोटीन को तोड़ने में मदद करेगा। और इन तीनों के एक्शन के लिए बाइल जूस की ज़रूरत है जो कि लिवर से आ रहा है। बाइल जूस वो जो अल्कलाइन मीडियम था वो दे रहा है। बार बार मैं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर से क्वेश्चन बहुत आसानी से बनाए जा सकते हैं और बहुत आसान है इन सारे प्रक्रियाओं को भूलना, तो इसलिए आप इन सारी बातों का ध्यान रखें। एक और बात जो आपको याद रखनी है स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, कि स्मॉल इंटेस्टाइन्स की जो इनर लाइनिंग्स होती हैं उनमें एक विलाई नाम का एक भाग होता है। विलाई, जिसे आप ध्यान रखें कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ये होते हैं। और इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य ये होता है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन्स की इनर लाइनिंग्स में होती हैं और ये रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स होते हैं। जो जितने भी ब्लड वेसल्स हैं वो यहाँ तक आ रहे होते हैं, और ये जो खाना है जो पच चुका है ये अब एब्जॉर्ब हो करके ये ब्लड वेसल्स के थ्रू हर एक सेल में चले जाते हैं, जहाँ पर कि चाहे वो एनर्जी या ऊर्जा की प्राप्ति के लिए हो, चाहे नए टिश्यू को बनाने के लिए या ओल्ड टिश्यूज़ के रिपेयर के लिए, इन तीनों ही काम के लिए ये जो एब्जॉर्ब्ड खाना था अब ये यूज़ हो सकता है। और यहाँ पर से विलाई के थ्रू हम देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन होता है और हर एक सेल में ये ब्लड वेसल्स के थ्रू ये खाना चला जाता है। जो अब खाना जो बच गया, जो बचा हुआ जो खाना है, जो भोजन है जिसका कोई काम नहीं है, जिससे और कुछ नहीं हमें प्राप्त हो रहा है, वो अब लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। वो अब चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में और अंततः ये एनस के थ्रू हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से ये जो पूरी प्रक्रिया है, किस प्रकार से डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा काम करता है, इसके बारे में हमने चर्चा की। बहुत सारे फिर से नए नए शब्द यहाँ पर आए हैं। इन शब्दों को आपको याद रखना है ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप बहुत आसानी से उनके बारे में बता पाएँ। तो कैसे कन्वर्ट हो रहा है, कौन कन्वर्ट कर रहा है, कहाँ से खाना कहाँ जा रहा है, किसकी क्या भूमिका है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है आप। तो इसी के साथ ये जो चैप्टर है हमारा ये यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद हम अगले चैप्टर रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।